लोग बताते हैं कि आध एक घंटे में मर जाएगा। कोई दवा दारू नहीं हुई? कौन उसका सगा बैठा है जो दवा दारू करता? शिवनाथ बाबू के यहाँ काम कर रहा था, पर जहाँ उसको एक कै हुई कि उन लोगों ने उसको अपने यहाँ से खदेड़ दिया। फिर वह राम जी मिश्र के ओसारे में जाकर बैठ गया। लेकिन जब उन लोगों को पता लगा तो उन्होंने भी उसको भगा दिया। उसके बाद वह किसी के यहाँ नहीं गया, जाकर खंडहर में पेड़ के नीचे पड़ गया। मैंने जैसे व्यंग किया, तुमने अपने यहाँ क्यों नहीं बुला लिया? पत्नी को यह आशा नहीं थी कि मैं ऐसा प्रश्न करूँगा, इसलिए स्तंभित होकर मुझे देखने लगी। अंत में बिगड़ कर बोली, मैं उसे यहाँ बुलाती? कैसी बात करते हैं आप? मेरे भी बाल बच्चे हैं, भगवान न करे उनको कुछ हो गया तो। मैं हंस पड़ा, फिर उठ खड़ा हुआ, जरा देख आऊँ, दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला। आपके पैरों पड़ती हूँ, उसको छूइएगा नहीं और झटपट चले आइएगा। पत्नी गिड़गिड़ाने लगी। जब मैं खंडहर में पहुंचा तो 2-3 व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर रजुआ को निहार रहे थे। वे मोहल्ले के नहीं बल्कि रास्ता चलते मुसाफिर थे, जो रजुआ की दशा देखकर अकर्मण्य दया एवं उत्सुकता से वहां खड़े हो गए थे। रजुआ? मैंने निकट पहुंचकर पूछा, लेकिन उसको किसी बात की सूध बूझ न थी। वह पेड़ के नीचे एक गंदे ओंगोछे पर पड़ा हुआ था और उसका शरीर कै दस्त से लथपथ था। उसकी छाती की हड्डियां और उभर आई थी, पेट तथा आंखें पिचक कर धंस गई थी और गालों में गड्ढे बन गए थे। उसकी आंखों के नीचे भी गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और उसका मुंह कुछ खुला हुआ था। पहले देखने से ऐसा मालूम होता था कि वह मर गया है, लेकिन उसकी सांसें धीमे धीमे चल रही थी। मैं कुछ निश्चय न कर पा रहा था क्या किया जाए कि मालूम नहीं कहाँ से शिवनाथ बाबू मेरी बगल में आकर खड़े हो गए और धीरे से उन्होंने अपनी सम्मति भी प्रकट की। ही काट सरवाइव, यह बच नहीं सकता। मैंने तेज दृष्टि से उनको देखा। शिवनाथ बाबू पर तो मुझे गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन अपने ऊपर भी कम झुंझलाहट न थी। कभी जी होता था कि जाकर घर बैठ रहूं। जब और लोगों को मतलब नहीं तो मुझे ही क्या पड़ी है। लेकिन उसे यूँ अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा नहीं जाता था। पर मैं इसका इलाज भी क्या करवा सकता था? मैं लगभग 100 रुपये वेतन पाता था। इसके अलावा महीने का अंतिम सप्ताह था। मेरे पास एक पाई नहीं थी, पर उसे अस्पताल में भी तो भिजवाया जा सकता है। अचानक मैंने विचार कौंधा। मेरी झुंझलाहट जैसे अचानक दूर हो गई और मैं तेज़ी से अस्पताल रवाना हो गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। वहां से अस्पताल की मोटर गाड़ी पर बैठकर मैं स्वयं साथ आया। रजुआ की सांस अब भी चल रही थी। अस्पताल के 2 मेहतरों ने जो साथ आए थे उसको खींचकर गाड़ी पर लाद दिया। जब गाड़ी चली गई तो मैंने संतोष की सांस ली, जैसे मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। सबकी यही राय थी कि रजुआ बच नहीं सकता, परंतु वह मरा नहीं। यदि अस्पताल पहुंचने में थोड़ा भी विलंब हो गया होता तो बेशक काल के गाल से उसकी रक्षा न हो पाती। अस्पताल में वह 4-5 दिन रहा, फिर वहां से बर्खास्त कर दिया गया। किंतु उसकी हालत बेहद खराब थी। वह एकदम दुबला पतला हो गया था, मुश्किल से चल पाता और जब बोलता तो हाँफने लगता। न मालूम क्यों वह अस्पताल से सीधे मेरे घर ही आया। यद्यपि मेरी पत्नी को उसका आना बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि 2-4 दिन उसे पड़ा रहने दें। फिर वह अपने आप ही इधर उधर आने जाने तथा काम करने लगेगा। वह 4-5 दिन रहा, खाने को कुछ न कुछ पा ही जाता। वह कोई न कोई काम करने की कोशिश करता, पर उससे होता नहीं था। किसी को घर में बैठकर मुफ्त खिलाना मेरी श्रीमती जी को बहुत बुरा लगता था, परंतु सबसे बड़ा भय उनको यह था कि उसके रहने से घर में किसी को हैजा न हो जाए। और एक दिन घर आने पर रजुआ नहीं दिखाई पड़ा। पूछने पर बीवी ने बताया कि वह अपनी तबीयत से पता नहीं कब कहाँ चला गया। वह कहीं गया न था, बल्कि मोहल्ले ही में था, लेकिन अब वह बहुत कम दिखाई पड़ता। मैंने उसको 1-2 बार सड़क पर पैर घिसट कर जाते हुए देखा। संभवतः वह अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयत्न कर रहा था। फिर एक दिन मैंने उसे खंडहर में पुनः पड़ा पाया। शिवनाथ बाबू अपने दरवाजे पर बैठ अपने शरीर में तेल की मालिश कर रहे थे। मैंने उनसे जाकर नमस्कार करते हुए प्रश्न किया, रजुआ खंडहर में क्यों पड़ा हुआ है? उसे फिर हैजा हुआ है क्या? शिवनाथ बाबू बिगड़ गए। गोली मारिए साहब, आखिर कोई कहाँ तक करे। अब साले को खुजली हुई है, जहाँ जाता है खुजलाने लगता है।
कौन उससे काम कराए? फिर काम भी तो वह नहीं कर सकता। साहब, अभी 2-3 रोज ही की बात है। मैंने कहा एक गगरा पानी ला दो। गया जरूर, लेकिन कुएं से उतरते समय गिर गए बच्चू। पानी तो खराब हुआ ही, गगरा भी टूट पिचक गया। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे घर के अंदर पैर न रखना, नहीं तो पैर तोड़ दूंगा। गरीबों को देखकर मुझे भी दया माया सताती है, पर अपना भी तो देखना है। मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर लौट आया। इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसे देखूं या उससे हाल चाल पूछूं। घर जाकर मैंने पत्नी से पूछा, तुमने रजुआ से कुछ कहा सुना तो नहीं था? मुझे शक था कि बीबी ने भी उसको भगा ही दिया होगा और इसलिए वो मेरे घर नहीं आता। मेरी बात सुनकर श्रीमती जी अचकचा कर मुझे देखने लगी, फिर तिनक कर बोली, क्या करती? रोग को पालती? कोई मेरा भाई बंधु तो नहीं? मैं क्या कहता? रजुआ को भयंकर खुजली हो गई थी, लेकिन उसने मोहल्ला नहीं छोड़ा। वह अक्सर खंडहर में बैठकर अपने शरीर को खुजलाता रहता। खाने की आशा में वह इधर उधर चक्कर भी लगाता। कभी कभी वह मेरे घर के सामने लकड़ी वाले पंडित के यहाँ जाता और पंडित जी थोड़ा सत्तू दे देते। मैंने भी 1-2 बार अपने लड़के के साथ खाना भिजवा दिया। इसी तरह उसके पेट का पालन होता रहा। उसका चेहरा भयंकर हो गया था, एकदम पीला और हाथ पैर जली हुई रस्सी की तरह ऐंठे हुए। वह बाहर कम ही निकलता और जब निकलता तो उसको देखकर एक अजीब दहशत सी लगती, जैसे कोई नर कंकाल चल रहा हो। आषाढ़ चढ़ गया था और बरसात का पहला पानी पड़ चुका था। शनिवार का दिन सवेरे लगभग 8 बजे मैं दफ्तर का काम लेकर बैठ गया, लेकिन तबीयत नहीं लगी। बाहर नाली में वर्षा का पानी पूरे बेग से दौड़ रहा था और शरीर पर पुरवाई के झोंके आ लगते, जिससे मैं एक मधुर सुस्ती का अनुभव कर रहा था। मैंने कलम मेज पर रख दी और कुर्सी पर सिर टेक कर ऊँघने लगा। यदि एक आहट ने चौंका न दिया होता तो मैं सो भी जाता। मैंने आंखें खोलकर बाहर झांका। बाहर ओसारे में खड़ा एक 13-14 वर्ष का लड़का कमरे में झांक रहा था। लड़के के शरीर पर एक गंदी धोती थी और चेहरा मैला था। मुझे संदेह हुआ कि वह कोई चोर चाहिए, इसलिए मैं डपट कर पूछा, कौन है रे, क्या चाहता है? लड़का दुबक कर कमरे में घुस गया और निधड़क कर बोला, सरकार, रजुआ मर गया, उसी के लिए आया हूँ। और अंत में हंस पड़ा। मर गया? कब मरा? कहाँ मरा? मैंने आश्चर्य मुंह बनाकर एक ही साथ उससे कई प्रश्न किए। लड़के ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ सरकार, मर गया। मालिक, इस कारण पर उसके गांव एक चिट्ठी लिख दीजिए। मैंने इसके आगे रजुआ के संबंध में कुछ न पूछा। मैं अचानक डर गया कि यदि मैंने मामले में अधिक दिलचस्पी दिखाई तो हो सकता है कि मुझे उसकी लाश फूंकने का भी प्रबंध करना पड़े। लड़के के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था, जिसको लेते हुए मैंने सवाल किया, इस पर क्या लिखना होगा? उसके गांव का क्या पता है? मालिक, रामपुर के भजन राम बरई के यहाँ लिखना होगा। लिख दीजिए कि गोपाल मर गया। लड़के की आवाज़ कुछ ढीठ हो गई थी। गोपाल? जी, वहाँ तो उसका यही नाम है। मैंने पोस्टकार्ड पर तेज़ी से मजमून तथा पता लिखा और पत्र को लड़के के हवाले कर दिया। मैं लड़के से पूछना चाहता था कि तू कौन है, रजुआ कहाँ मरा, उसकी लाश कहाँ है, परंतु मैं कुछ नहीं पूछ सका, जैसे मुझे काठ मार गया हो। सच कहता हूँ, रजुआ की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिली, जैसे दिमाग पर पड़ा हुआ बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसको देखकर मुझे सदा घृणा होती थी और कभी कभी सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे इसको भीख न मांगनी पड़े, और इसको भीख मांगनी भी पड़ी है तो इसमें उसका दोष कतई नहीं रहा है। मैंने उसके बारे में कई बार क्रोधवश सोचा है कि यह कमबख्त एक ही मोहल्ले से क्यों चिपका हुआ है, घूम घूम कर शहर में भीख क्यों नहीं मांगता। मुझे कभी कभी लगता है कि वह किसी का मुहताज न होना चाहता था और इसके लिए उसने कोशिश भी की, जिसमें वह असफल रहा। चूँकि वह मरना न चाहता था, इसलिए जोंक की तरह जिंदगी से चिपटा रहा। लेकिन लगता है जिंदगी स्वयं जोंक सरीखी उससे चिपटी थी और धीरे धीरे उसके रक्त की अंतिम बूंद तक पी गई। रजुआ को मरे 3-4 दिन हो गए थे। सारे मोहल्ले में यह समाचार उसी दिन फैल गया था। मोहल्ले वालों ने अफसोस प्रकट किया और शिवनाथ बाबू ने तो यहाँ तक कह डाला कि जो हो, आदमी वह ईमानदार था।
रात के करीब 8 बजे थे और मैं बाहरी ओसारे में बैठा था। आसमान में बादल छाए थे और सारा वातावरण इतना शांत था जैसे किसी षड्यंत्र में लीन हो। बगल की चौकी पर रखी धुंधली लालटेन कभी कभी चमक कर उठती और उसके चारों ओर उड़ते पतंगे कभी कभी कमीज के अंदर घुस जाते, जिससे तबीयत असहाय खींच से भर उठती। मैं भीतर जाने के उद्देश्य से उठा के सामने एक छाया देखकर एकदम डर गया। रजुआ की शक्ल का नर कंकाल भीतर चला आ रहा था। सच कहता हूँ, यदि मैं भूत प्रेत में विश्वास करता तो चिल्ला उठता, भूत भूत। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। नर कंकाल धीरे धीरे घिसटता बढ़ा आ रहा था। यह तो रजुआ ही था। ठठरी मात्र, क्या वह जिंदा है? वह मेरे निकट आ गया। संभवतः मेरी परेशानी भांप कर बोला, सरकार, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। अंत में वह सूखे होठों से हंसने लगा। तब वह लड़का क्यों आया था? मैंने गंभीरतापूर्वक प्रश्न किया। उसने पहले दांत निपोड़ दिए, फिर बोला, सरकार, वह गुडरी बाजार के बच्चन राम का लड़का है। मैंने ही उसको भेजा था। बात यह हुई सरकार कि मेरे सिर पर कौवा बैठ गया था। हुजूर, कौवे का सिर पर बैठना बहुत अशुभ माना जाता है, उससे मौत आ जाती है। फिर गांव पर चिट्ठी लिखने का क्या मतलब? मेरी समझ में अब भी कुछ न आया था। उसने समझाया, सरकार, यह मौत वाली बात किसी सगे संबंधी के यहाँ लिख देने से मौत टल जाती है। भजराम बरई मेरे चाचा होते हैं। मालिक, एक और कारण है, इस पर लिख दें, सरकार की गोपाल जिंदा है, मरा नहीं। मैं पूछना चाहता कि तू क्यों नहीं आया, लड़के को क्यों भेज दिया, लेकिन यह सब व्यर्थ था। संभवतः उसने सोचा हो कि उसका मतलब कोई न समझे और लोग बात को मजाक समझकर कहीं दुदुरा न दें। मैंने पोस्टकार्ड लेकर उस पर उसकी इच्छा अनुसार लिख दिया। पोस्टकार्ड लौटाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोंक की तरह चिपटा था। लेकिन जोंक वह था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसकी? मैं तय न कर पाया। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुई।